हरियाणा और पंजाब के बीच एसवाईएल को लेकर राजनीति लगातार गरमाई हुई है। दशकों पुराना ये मुद्दा सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वे एसवाईएल नहर के निर्माण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए एक बार फिर बैठक को तैयार हैं। इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 3 अक्टूबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और इस मुद्दे को लेकर द्विपक्षीय बैठक करने के लिए समय मांगा था। वहीं 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देते हुए आदेश दिया था कि पंजाब में एसवाईएल का कितना निर्माण हुआ है, इसका सर्वे केंद्र सरकार करवाए। इससे पहले दोनों के बीच आखिरी बार 14 अक्टूबर 2022 को द्विपक्षीय बैठक हुई थी। इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 4 जनवरी 2023 को दूसरे दौर की चर्चा की, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। अब इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कदम और बढ़ाते हुए कि जो जमीन वापस कर दी थी वो भी केंद्र सरकार उसको अधिग्रहण करके उसको सुरक्षित करे एसवाईएल की, और मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसका रास्ता निकाले। जनवरी तक का टाइम दिया, 3 महीने का। वैसे तो रवैये में फर्क आएगा कि नहीं आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है तो रवैया उनके हाथ में नहीं है। अब रवैया तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार के गिरगिटी आंसू बहा रहे हैं उसका कोई अर्थ बचा नहीं है। एक सरकार के 2 चेहरे, 2 मुंही सरकार। प्रश्न तो ये है, वो तो पहले भी अकाली तो पहले भी ऐसे करे थे, वो तो एक स्टैंड अलग अलग है, पहले से आज का नहीं है। लेकिन एक ऐसे विषय पर एक ही आदमी यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है, यहाँ बैठता कुछ बोल रहा है। बता दें कि 1966 में पंजाब से जब हरियाणा राज्य अलग हुआ तभी से ये विवाद जारी है। 10 सालों के लंबे विवाद के बाद 1976 में दोनों राज्यों के बीच जल बंटवारे को अंतिम रूप दिया गया और इसी के साथ सतलज यमुना नहर बनाने की बात कही गई। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग राज्य बना। 24 मार्च 1976 को केंद्र सरकार ने एसवाईएल की अधिसूचना जारी की। हरियाणा के लिए 3.5 मिलियन एकड़ फुट पानी तय। 31 दिसंबर 1981 को हरियाणा में एसवाईएल का निर्माण पूरा। 8 अप्रैल 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गांव में नहर की नींव रखी, लेकिन विरोध के कारण पंजाब के हालात बिगड़ गए। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ। 5 नवंबर साल 1985 को पंजाब विधानसभा में जल समझौते के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया। 30 जनवरी 1987 को राष्ट्रीय जल प्राधिकरण ने पंजाब को नहर निर्माण तुरंत पूरा करने का आदेश दिया। 1996 को हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मई 1988 में मजाट में 30 मजदूरों की हत्या कर दी गई। 3 जुलाई 1990 को एसवाईएल के निर्माण से जुड़े 2 इंजीनियरों की हत्या भी कर दी गई, जिसके बाद नहर निर्माण का काम बंद कर दिया गया। 15 जनवरी 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को 1 साल में एसवाईएल बनाने का निर्देश दिया। 4 जून 2004 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब की याचिका खारिज कर दी गई। 12 जुलाई 2004 को पंजाब विधानसभा में पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स एक्ट 2004 लागू किया गया। 2015 में हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के लिए संविधान पीठ बनाने का अनुरोध किया। 8 मार्च 2016 को मामले में दूसरी सुनवाई हुई। 14 मार्च 2016 को पंजाब विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ। नहर के लिए अधिग्रहित 3,928 एकड़ जमीन किसानों को वापस कर दी गई। पंजाब ने हरियाणा सरकार का 191 करोड़ रुपए का चेक भी लौटा दिया। 10 नवंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में रहा, लेकिन पंजाब ने अभी तक नहर का निर्माण शुरू नहीं किया। फिलहाल हरियाणा सरकार की ओर से एक कदम बढ़ाने की पहल की गई है। अब देखना होगा कि ये बरसों पुरानी लड़ाई कब सुलझेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। एसवाईएल के बाद अब बात करते हैं बहुचर्चित नूह हिंसा कांड की। इस नूह हिंसा कांड के मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को जमानत मिल गई है, लेकिन मोनू मानेसर अभी भी जेल में ही रहेगा। आप सोच रहे हैं क्यों? तो ये जानने के लिए आपको देखनी है बिग न्यूज बिग शो की ये दूसरी बिग रिपोर्ट।
पिछले कुछ महीनों से हरियाणा में दो बातें चर्चा में हैं। पहला नूह हिंसा और दूसरा खुद को गौरक्षक बताने वाला मोनू मानेसर। पिछले कुछ दिनों से मोनू मानेसर की गिरफ्तारी भी खास सुर्खियों में है, क्योंकि मोनू मानेसर पर विवादित पोस्ट के जरिए नूह में दंगा भड़काने का आरोप है। इस मामले में कोर्ट में मोनू मानेसर की जमानत पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर मोनू मानेसर को जमानत दे दी। आज इस पर जो है मोनू मानेसर की बेल पर आर्गूमेंट थी, जिसमें बेल आर्गूमेंट करने के लिए मेरे सीनियर काउंसिलर एल एन पारास और कुलभूषण भारद्वाज और हम 3-4 वकील और थे साथ में खड़े होकर के आर्गूमेंट डिटेल आर्गूमेंट हुई। लगभग 15 से 20 मिनट आर्गूमेंट चली। आर्गूमेंट करने के बाद जो है कोर्ट ने अपना आदेश शाम को लगभग 3:30 बजे करीब जो है अनाउंस किया और उसमें उनकी बेल जो है एक्सेप्ट कर ली गई। मोनू मानेसर जिस हथियार के साथ वीडियो में दिख रहा था, उस हथियार के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। हालांकि मोनू मानेसर के वकील की दलील है कि वो हथियार लाइसेंसी है। वो रिप्लाई पूछा पुलिस के और सरकारी वकील के पास इन चीज़ों का कोई जवाब नहीं मिला। सवाल दूसरा है कि आर्म्स एक्ट में जो अवैध हथियार जो दिखाए गए रिकवरी में, वो रिकवरी जो दिखाई गई है वो ऑलरेडी उसकी जो लाइसेंस है और आर्म्स एक्ट में वही मार्का पुलिस से जो रिकवरी हुआ है वो सेम पाया गया है, तो वो अवैध हथियार नहीं हो सकते। तो इन दोनों ग्राउंड्सों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी बेल एक्सेप्ट कर लिया है 1 लाख रुपये सॉर्टी के बेस पर जो है। काबिले गौर है कि नूह में 31 जुलाई को ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान बड़ी हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि ब्रिजमंडल यात्रा के दौरान मोनू मानेसर के आने की अफवाह फैलाई गई थी, जिसके बाद हिंसा भड़की थी। आरोप है कि मोनू मानेसर ने अपने विवादित और भड़काऊ पोस्ट के जरिए आग में घी डालने का काम किया था। बहरहाल इस केस में मोनू मानेसर को जमानत तो मिल गई है, लेकिन वो पटौदी में हुए एक मामले में जेल में बंद हैं। इतना ही नहीं, मोनू मानेसर पर राजस्थान के नासिर और जुनैद की हत्या का भी आरोप है। नूह से अनिल मोहनिया, सूर्या समाचार। हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में बारिश झमाझम हो रही है और मौसम काफ़ी सुहावना भी हो गया है, लेकिन ये बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। मंडियों में पड़ा अनाज भीग गया है। मंडी प्रशासन को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा का पूरा माजरा, देखिए हमारी इस बिग रिपोर्ट में। ये बारिश नहीं, बर्बादी की तस्वीरें हैं। अन्नदाता की बर्बादी, उसकी मेहनत की बर्बादी, किसानों की कमाई की बर्बादी। ये तस्वीरें किसानों की टेंशन बढ़ाती हैं, उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर क्या हो गया, अब वो मुनाफा कैसे कमाएंगे। ये तस्वीरें मंडी प्रशासन के दावों पर भी सवाल खड़े करती है। दरअसल हरियाणा के कई जिलों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुई। बारिश के साथ ही सर्दी की आहट भी शुरू हो गई। हालांकि इस बारिश ने मौसम को सुहावना तो बना दिया, लेकिन किसानों की मेहनत को पानी पानी भी कर दिया है। ये तस्वीर जींद के मंडी की है, जहां इस बार धान की आवक बम्पर हुई, लेकिन बारिश के बाद बर्बादी का खौफ सताने लगा है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारे शेड का कार्य जो है निर्माण बहुत तेज गति से चला हुआ है, और जहाँ तक बारिश की बात है तो हमने जो है आड़तियों को अपना पहले ही सख्त कार्यालय आदेश निकाल कर भेजे हुए हैं कि वो किसी भी सूरत में किसान की ढेरी को भीगने ना दे और अपने पास पर्याप्त मात्रा में तिरपाल का प्रबंध रखें। अगर किसी भी वजह से किसान की ढेरी को नुकसान होता है तो हम संबंधित आड़ती पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ एक मंडी का हाल नहीं है। चलिए अब आपको फतेहाबाद ले चलते हैं। जरा देखिए यहाँ बारिश से किसानों की मेहनत पर कैसे पानी फिर गया। खुले में पड़ा हजारों क्विंटल धान बारिश के पानी से भीग गया तो किसान खफा हो गए। किसानों ने मंडी अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि मंडी में तिरपाल तक की व्यवस्था नहीं है, तो दूसरी तरफ मंडी के प्रधान का कहना है बारिश के चलते कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है। बारिश कोई मंडी में हमारे ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कोई धान गिला हुआ है तो ज्यादा नुकसान वाली कोई बात नहीं है। कैथल में भी आलम कुछ यही है। यहाँ भी ओलावृष्टि और बरसात से मंडियों में पड़ा किसानों का धान भीग गया। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो सभी दावे यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं।
बरसात होते ही मंडी में पानी भर गया, जिससे खुले में पड़ा किसानों का धान पूरी तरीके से भीग गया। पानी की निकासी की सही व्यवस्था न होने से बरसात का पानी मंडी में जमा हो गया, जिससे लगभग आधे से ज्यादा धान की बोरियां भीग गई। इस बार इसमें सबसे ज्यादा तो किसान मरा। उसके बाद एक नया आदेश पारित कर दिया मंडी के अंदर सेक्रेटरी साहब ने भी, जो सरकार ने जीरी खरीद रखी है वो अगर खराब होगी तो तुली हुई जीरी उसका जिम्मेवारी हड़ती पे घेर दी। ये बढ़ती भी अपन पीछा नाथ खींच रहे हैं, वही मार पर बोझ पड़ेगा। दूसरी बात यह छप्पर देख ले भाई, सारे चून लग रहे हैं, डेरी बाहर पड़ी है, छप्पर का तक बोरी लग रही है सेलर वाले की सारी, और सेलर वाले ने हड़ताल कर रखी। चिपला मैं भाई 2 महीने पहला चिपला लेंदे, 1 महीना पहला कोई भी नाली में सफाई हो जाके देख ले भाई, उसके लावांगे जीपीएस सिस्टम लगाएंगे, ट्रालिया में भी भाई कौन कड़ा जावा, नियम मन दिखा, अगली बार आदमियों के भी चिपला देंगे, कौन कितने पीछे कमावे। अब जरा अंबाला की तस्वीरें देखिए, यहाँ भी बारिश से बर्बादी की तस्वीरें ही देखने को मिली। मंडी में पड़ी किसानों की फसलें भी भीग गई। किसानों ने मंडी प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए और बताया कि फसल का उठान नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो नई फसल है उसको रखने के लिए मंडी में जगह नहीं है। इतना बुरा हाल है जी कि साइडों में तो जगह ही नहीं है। जिम्मेदार अपनी ट्राली लेके आई है, बाहर खड़ी है, तरपाल दे रखी है। मंडी आज तो कह रहे पंजाब पंजूबी खोल लेंगे, मतलब हरियाणा वाले को तो इन पर नाज नहीं समझा जा रहा, तो पंजाब वाले को साम लेंगे। और पहले फसलें हमारी वैसे ही, जीरी की फसल जो है लेट लगाई थी, मौसम की आपको पता है, बाढ़ के नहीं इतना नुकसान हुआ है। और अब जब ये काट के लेके आए हैं जैसे कैसे करके, अब यहाँ सिस्टम नहीं है इनका। मंडियों के खास प्रबंध नहीं है जी, भी जिम्मेदार अपनी फसल यहाँ बचा सका लेकर ट्रेली लेके आ जा, क्योंकि यहाँ पहले ही माल बहुत पड़ा जो ही नहीं उठान हो रहा है। कल इसी करके मंडी में लेकर आवा जिम्मेदार भी, चलो साइड के नीचे लगा देंगे या वहाँ प्रबंध हो जाएगा, बिक जाएगी जल्दी, पर कोई ऐसा प्रबंध नहीं है जी। अब जरा अंबाला शहर अनाज मंडी के सेक्रेटरी की दलीलें भी सुन लीजिए। बरसात तो काफी हुई, 1-2 घंटा, लेकिन नुकसान नहीं है। किसानों को कल से ही पता चल गया था कि यहाँ बरसात हो रही है, माल तक किसानों को भर दिया गया था। आज जो सुबह ट्राली आई वो सभी चड्डे के नीचे खड़ी है, बात खुली उन्होंने थोड़ी हमें लगेगी बरसात के टाइम का कुल मिला के सब देखी होती। 2 दिन से हमारा पोर्टल नहीं चल रहा है। बहरहाल मौसम विभाग की तरफ से आगे भी बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है। आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है। ऐसे में अगर वक्त रहते मंडियों में व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात हम उस खबर की करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। बात गाजियाबाद के सौतेली मां की है। एक ऐसी मां जिसने अपने सौतेले 11 साल के मासूम की हत्या कर दी और उसके शव को सेप्टिक टैंक में डाल दिया। ये तस्वीरें नहीं, तमाचा है। तमाचा समाज पर है, माँ की ममता पर है। ये तस्वीरें सवाल उठा रही है सौतेली माँ पर, उसकी क्रूरता पर और एक मासूम की मौत पर। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, हर कोई सदमे में है। जहन में सवाल कौंध रहे हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। माफ करिएगा, इन तस्वीरों को हम साफ साफ नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये तस्वीरें माँ की ममता के मरने की सबूत है। बेशक माँ सौतेली थी, लेकिन जो उसने जुर्म किया है उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। मामला गाजियाबाद के गोविंदपुरी क्षेत्र का है, जहां एक सौतेली माँ ने 11 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया और शव को घर में ही सेफ्टी टैंक में छिपा दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सौतेली माँ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। राहुल सेन, जो कि गोविंदपुरी थाना मोदी नगर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा प्रातः थाने पर आकर यह सूचना दी गई कि कल रात लगभग 11:30 बजे जब ये घर वापस लौटे तो इनको इनका 11 वर्षीय पुत्र घर पे नहीं मिला, जिसके बाद इन्होंने उसकी तलाश की। नहीं मिलने पर सुबह इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी। वादी की सूचना पर थाना मोदी नगर पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया
तथा अभियोग की विवेचक द्वारा 11 वर्षीय बालक की तलाश की जाने लगी, जिसके क्रम में जब इनके घर के आसपास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो यह पाया गया कि कल इनका 11 वर्षीय पुत्र जो है वो घर से बाहर नहीं निकला था। संदेह होने पर घर के अंदर ही जब तलाश की गई तो 11 वर्षीय बालक का शव सीवर टैंक में मृत अवस्था में पाया गया। इसके बाद जब घर के सदस्यों से गहनता से पूछताछ की गई तो जो मृत बालक है उसकी सौतेली मां राहुल सेन जी की पत्नी रेखा द्वारा यह स्वीकार किया गया कि इनके द्वारा 11 वर्षीय बालक की हत्या कर उसका शव सीवर टैंक में डाल दिया गया था। अब जरा सौतेली मां की क्रूरता भी सुन लीजिए। उसने बच्चे की हत्या करने के बाद उसके पैर चुन्नी से बांध दिए थे। उसके बाद पत्थर बांधकर सेफ्टी टैंक में छिपा दिया और 14 घंटे तक बच्चे के गुम होने का ड्रामा कर पुलिस को गुमराह करती रही। हालांकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर पुलिस सेफ्टी टैंक तक पहुंची। पूछताछ में पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया बच्चे और मां के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। मृतक मासूम के दादा के मुताबिक बच्चा घर में घुसा और वापस नहीं लौटा। फिर सीसीटीवी के जरिए पुलिस सेफ्टी टैंक के पास पहुंची और फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। घटना ये घटी थी कल 3 बजे, लड़का अंदर घुसा मकान में, फिर बाहर नहीं निकला शाम तक। फिर उसके बाद में जो जी आज फुटेज चेक करी उसकी तो फिर टैंक में मिला है। गोविंदपुरी के डबल स्टोरी कॉलोनी में महिपाल किराए के मकान में रहते हैं। उनके 2 बेटे राहुल और रोहित हैं। राहुल की वर्ष 2020 में जिला बागपत निवासी रेखा के साथ दूसरी शादी हुई है। रेखा पहले से शादीशुदा होने के साथ एक बेटी की मां है। राहुल के पास पहली पत्नी राजकुमारी से एक बेटा शब्द था। राजकुमारी और राहुल के बीच वर्ष 2020 में तलाक हो गया था। तलाक के बाद बेटा राहुल के पास और बेटी परी को राजकुमारी अपने साथ ले गई थी और अब सौतेली मां ने उस बेटी की हत्या कर दी है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश जारी है। गाजियाबाद से सतीश कुमार, सूर्य समाचार। और अब बात विदेश की। इजराइल हमास की जंग लगातार जारी है। इजराइल ने हमास युद्ध में जीत पाने के लिए हमास पर 3 तरफा हमला कर दिया है और अब वो हमास की हस्ती मिटा देना चाहता है। आज इस युद्ध को लेकर क्या अपडेट है ये हम दिखा रहे हैं हमारी इस रिपोर्ट में। इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खाई है। दुनिया जंग को लेकर कुछ भी कहे, लेकिन इजराइल मानने वाला नहीं है। वो हमास को मिटाने की जिद पर अड़ा है। दुनिया युद्ध को लेकर टेंशन में है, लेकिन इजराइल जंग को और तेज करता जा रहा है। अब इजराइल ने हमास पर 3 तरफ से अटैक कर दिया है। इजराइल ने हमास के आतंकियों की नाक में दम कर रखा है। उसकी सेना गाजा पट्टी को चारों ओर से घेरे हुए है। एक तरफ उसके लड़ाकू विमान आसमान से बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जमीन पर मौजूद टैंक आग के गोले उगल रहे हैं। आसमान और जमीन के बाद अब समंदर से भी हमले की तैयारी शुरू हो गई। गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला जारी है। आसमान से उसके लड़ाकू जहाज लगातार बम बरसा रहे हैं। गाजा की सरहद से लगे इलाकों में इजरायली टैंक गोले दाग रहे हैं। आसमान और जमीन के बाद इजराइल ने अब समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। उसके 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका के जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर को तैनात कर दिया गया है। गेराल्ड आर फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज गेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है। इस तरह उसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। इसकी क्षमता 1 लाख टन से ज्यादा बताई गई है। इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट ले जाए जा सकते हैं।
इसे चलाने के लिए 4500 नौसैनिक लगातार काम करते हैं। इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी तरह अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा जंगी जहाज आइजनहावर साल 1977 से तैनात है। इसने खाड़ी युद्ध में अहम भूमिका निभाई है। इसमें एक साथ 56 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। 3D रडार से लैस इस जंगी जहाज में टारगेट को इंटरसेप्ट करके नष्ट करने की क्षमता है। अमेरिका ने लेबनान, ईरान और सीरिया को हमास और इजराइल के बीच हो रही जंग में शामिल होने से रोकने के लिए इन दोनों जंगी जहाजों को भेजा है। दूसरी तरफ इजरायली नौसेना भी समंदर में पूरी तरह मुस्तैद है। समंदर के रास्ते किसी भी तरह की घुसपैठ रोकने के लिए पुख्ता तैयारी कर चुकी है। संदिग्ध आतंकवादियों को देखते ही उन पर लगातार गोलियां बरसा रही है। इजराइल एक एक करके हमास के आतंकियों के कमांडरों को ढेर कर रहा है। उसके विमानों ने राफा ब्रिगेड में हमास के एक कमांडर मोहम्मद अबू शामला को ढेर कर दिया। इस आतंकी के घर का इस्तेमाल नौसैनिक हथियारों को जमा करने के लिए किया जा रहा था। इजराइल भले ही पहले अरब देशों को मात दे चुका हो, लेकिन इस बार उसकी राह आसान नहीं है, क्योंकि इस बार उसकी जंग केवल हमास के आतंकियों से ही नहीं है, बल्कि लेबनान, ईरान और सीरिया जैसे देश भी उससे युद्ध के लिए तैयार हैं। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान इजराइल बॉर्डर का इलाका पहाड़ी क्षेत्र है। हिजबुल्लाह के आतंकी इन पहाड़ों का इस्तेमाल करके गोरिल्ला युद्ध कर रहे हैं। ईरान ने भी धमकी दी है कि अगर इजराइल ने युद्ध नहीं रोका तो वो उसके खिलाफ उतर सकता है। हालांकि ईरान की इस चेतावनी का इजराइल पर कोई असर नहीं पड़ा है। इजरायली सेना लगातार गाजा की ओर बढ़ रही है। इजराइल ने हमास के कमांडर अली काची को भी मार गिराया है। उसको 2005 में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया। जाहिर है कि दोनों के बीच जंग अभी लंबी चलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इसी के साथ बिग न्यूज़ बिग शो को अब खत्म करने का समय हो गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि सूर्य समाचार पर खबरों का सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं ब्रेक के बाद।